व्हीटस्टोन सेतु। और हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ये। और इसमें क्या है कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था CF व्हीटस्टोन। इन्होंने 1842 में 4 प्रतिरोध 1, 2, 3 और 4 PQRS 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारा मापी, इनको आपस में जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया। जैसा कि ये परिपथ दर्शाया गया है, विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध, ये 3 ज्ञात रहते हैं, चौथा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस परिपथ को उनके सम्मान में, व्हीटस्टोन के सम्मान में, इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। आपको समझ में आया व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु एक विशेष प्रकार का परिपथ है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, एक सेल होता है और एक धारा मापी G होता है। इनको विशेष प्रकार से आपस में जोड़कर 3 प्रतिरोध इसमें से हमें ज्ञात होते हैं PQR। चौथा प्रतिरोध जो है उसे हम अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान हम इस परिपथ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी बनावट होती क्या है। हमारे पास P, Q, R और S, ये 4 प्रतिरोध किसी वर्ग या आयत की भुजा में इस तरह से जोड़ दिए जाते हैं। यानी जोड़ते कैसे हैं? पहले हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध लेते हैं P, इसके साथ एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं Q, एक और प्रतिरोध लेते हैं R, इसके साथ हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं S। ये दोनों के श्रेणी क्रम को हम सेल के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया है। और ये जो PQ का ये जो मध्य बिंदु है, इसे कहा हमने, मान लो A, इसे कहा हमने B, इसे कहा हमने, इसे कह दिया B, इसे कह दिया C और ये D। तो B और D जो है, इसके बीच में एक धारा मापी, इसका संकेत जो है कैपिटल G जैसे लिखा हुआ है, और एक कुंजी जोड़ दी जाती है और इस तरह से परिपथ तैयार किया जाता है। तो कैसे करना है आपको? P और Q को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, R और S को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इस संबंध को, इस परिपथ को के साथ एक विद्युत वाहक बल का स्रोत, एक कुंजी K, ये 2 है, ये K1 है, ये K2 है, और B और D के बीच में एक धारा मापी को जोड़ दिया जाता है और एक यहाँ पर एक कुंजी रहती है। अब इसमें कौन सी चीज क्या रहती है वो आपको बता दें। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, P/Q बराबर R/S, ये हमें प्रतिबंध ज्ञात करना है, यानी एक सूत्र की स्थापना करना है जो अज्ञात प्रतिरोध S के लिए आवश्यक प्रतिबंध कहलाता है। तो ये चूंकि P/Q आता है ना, अनुपात आता है, तो P और Q जो है वो अनुपातिक भुजाएं कहलाती हैं। इसमें से हमें एक प्रतिरोध, ये जो ज्ञात प्रतिरोध है जिसे हम R कह रहे हैं, A और D, ये जो भुजा है AD भुजा, ये भी एक भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये 4 भुजाएं हैं आयत की या वर्ग की। तो AD भुजा में एक ज्ञात प्रतिरोध रहता है जिसे हम R कहते हैं, तो इस भुजा को हम ज्ञात भुजा भी कहते हैं। अज्ञात प्रतिरोध CD भुजा में लगा रहता है और इस अज्ञात प्रतिरोध को हम S कहते हैं और इस भुजा को हम अज्ञात भुजा कहते हैं। इसके अलावा जिस भुजा में ये बीच में जो है विकर्ण जो है, इस विकर्ण में B और D के बीच इस भुजा में एक धारा मापी G कैसे आया? धारा मापी को कहते हैं अंग्रेजी में हम गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। गैल्वेनोमीटर का पहला अक्षर G, इसलिए धारा मापी को हम G के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एक भुजा में धारा मापी लगा रहता है, उसे हम धारा मापी भुजा कहते हैं। धारा मापी के प्रतिरोध को कैपिटल G लिया जाता है। संकेत के रूप में गोले में के अंदर एक तीर का निशान बनाया जाता है। इसके अलावा A और C जो है, इस विकर्ण पर, एक विकर्ण तो BD है, इस पर तो धारा मापी लगा दिया। दूसरा जो विकर्ण है इस आयत का, उस विकर्ण के A और C के बीच में एक सेल और एक कुंजी लगाई जाती है। इस भुजा में, इस विकर्ण में सेल लगा रहता है, इसलिए इसको हम सेल भुजा कहते हैं। इस तरह से ये है आपके व्हीटस्टोन सेतु की बनावट। तो वापस से एक बार ब्रीफ में आपको बता दूं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें PQRS 4 प्रतिरोधों को इस एक विशेष क्रम में जमा कर
इनके साथ एक सेल और एक धारामापी को जोड़ा जाता है और इस परिपथ की व्यवस्था को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों में से P, Q, R तो हमारे पास ज्ञात होते हैं, S जो है वो एक अज्ञात प्रतिरोध होता है, G धारामापी होता है। और ये जो है इसके लिए एक विशेष व्यवस्था ज्ञात की जाती है जिसे हम सेतु के संतुलन की स्थिति कहते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। PQ जो है वो अनुपातिक भुजाएं कहलाती है, R ज्ञात प्रतिरोध है, AD जो है वो ज्ञात भुजा कहलाती है, S अज्ञात प्रतिरोध है, CD जो है वो अज्ञात भुजा कहलाती है। एक विकर्ण BD के बीच में एक धारामापी लगा रहता है, इसे हम धारामापी भुजा कहते हैं। AC विकर्ण के बीच में सेल लगा रहता है, इसलिए हम इसे सेल भुजा कहते हैं। धारामापी के प्रतिरोध को कैपिटल G के द्वारा, धारामापी का जो संकेत है वो ये है, एक हम सर्किल बनाते हैं, इसके अंदर एक तीर बनाते हैं, ये 2 सिरे जहाँ पे हम परिपथ में जोड़ेंगे यहाँ कैपिटल G लिख देते हैं। कैपिटल G धारामापी का क्या है, प्रतिरोध है, और ये धारामापी का संकेत है। अब धारामापी होता क्या है वो हम और आपको बताते हैं। धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिससे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसमें ये पता किया जाता है, इसको जहाँ जोड़ते हैं, कि उस मार्ग पर, उस शाखा पर परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, ये ध्यान रखना है। 2 तरह के उपकरण होते हैं धारा के लिए, एक धारामापी होता है और एक जो उपकरण होता है जिसे हम कहते हैं अमीटर। धारामापी की सहायता से ही हम अमीटर का निर्माण करते हैं। तो अमीटर से हम ये पता करते हैं कि कितने एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, जबकि धारामापी से सिर्फ हम ये पता करते हैं कि उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। दोनों में अंतर देखो, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये तो संकेत के रूप में अंतर है, और अमीटर के लिए संकेत ये रहता है, ये बीच में एक तीर का निशान आ गया, ये 2 टर्मिनल जहां परिपथ में हम जोड़ेंगे। धारामापी में ये तीर का निशान, यहाँ G लिखा रहता है, ये तो संकेत है जब हम परिपथ में जोड़ेंगे। दोनों को आप ऐसे अंतर समझ सकते हो, जैसे आप क्लास में, आपकी कक्षा चल रही है, कक्षा में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बाहर से कोई आता है और प्रिंसिपल ही आ जाते हैं, तो अगर वो बाहर से पूछते हैं भाई आपकी क्लास चल रही है या नहीं, तो क्लास में बच्चों की उपस्थिति है या नहीं वो अलग बात है, और बच्चे कितने उपस्थित हैं ये अलग बात है। तो उपस्थिति को बताता है धारामापी, के परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं वो बताता है धारामापी। जब भी धारामापी में इसमें से जब किसी परिपथ में इसको जोड़ते हैं, धारामापी में धारा प्रवाहित होती है, तो ये जो पॉइंटर है, संकेत है कि वो घूम जाता है, या तो राइट साइड में घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूमता है, या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। नहीं अगर धारा प्रवाहित होगी तो ये जो संकेतक है, ये संकेतक बीच में रहता है। धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो ये एक तरफ या तो इधर घूमेगा, और नहीं तो ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा। तो इस तरह से ये बताता है उपस्थिति को, जबकि अमीटर बताता है कि कितने एम्पियर की उस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है। अमीटर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, ज्यादातर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हमें ज्ञात करना है, हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु है, और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जब भी कभी भी आए किसी टॉपिक पे, तो आप समझ जाए कि हमें किसी सूत्र की स्थापना करनी है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यानी इसके सूत्र की स्थापना और संतुलन की अवस्था। तो देखो हम कैसे ज्ञात करते हैं संतुलन की स्थिति में ये सब क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो व्हीटस्टोन सेतु है इसमें हम इस कंजी के को बंद करते हैं। इसको जैसे ही हम बंद करेंगे तो हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रास्ता धारा के लिए शुरू हो गया। धारा 2 रास्तों पे जाएगी, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। अब धारा यहाँ से जाएगी, जैसे ही आगे बढ़ेगी, यहाँ परिपथ खुला है और खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है, तो इस रास्ते से अभी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक रास्ता धारा का और यूं निकल जाएगी धारा, दूसरी रास्ता ये, यहाँ से इधर जाना चाहे लेकिन परिपथ है खुला, तो यहाँ इस रास्ते पे खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए परिपथ का बंद होना जरूरी है। धारा यहाँ से गई, ये एक भाग ये हट गया धारा का, दूसरा भाग ये धारा यहाँ से जाएगी, ये वाली धारा यहाँ से जाएगी, और ये कुल मिला के यहाँ से निकल जाएगी। अगर हम ये कहें कि इस धारा को I1 कहें, इस धारा को I2 कहें, तो ये I1, ये I2 और I2 यहाँ वापस निकलेगी I बराबर I1 प्लस I2। क्यों? संधि पर पहुँचने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं के। तो ये संधि का नियम है किरचॉफ का। ऐसे ये है, संधि पे कौन सी धारा पहुंच रही है, I कितने भागों में बट गई, I1 प्लस I2, तो I का मान I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब हम इस कुंजी को दबाने के बाद फिर हम इस कुंजी को दबाते हैं।
जब हम इस कुंजी को दबाएंगे तो अब जो धारा जा रही थी यहाँ से, अब धारा के लिए एक रास्ता और मिल गया। ये धारा मापी में से भी धारा प्रवाहित होगी। जब धारा मापी में से धारा प्रवाहित होगी, अब इस धारा को हम किसी एक दिशा में लेते हैं, या तो हम इस तरफ ले सकते हैं या यहाँ से जाने वाली ये, तो हमने एक सुविधा की दृष्टि से ये रास्ता ले लिया कि यहाँ का विभव हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया अधिक, और यहाँ का विभव क्या मान लिया कम। तो यहाँ से इस रास्ते से धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जब धारा मापी में से धारा प्रवाहित होगी, हमने कहा था कि ये क्या होता है, जब परिपथ में लगाते हैं, जब इसमें से कोई धारा प्रवाहित होती है तो इसका जो संकेतक है वो आगे की तरफ घूम जाता है, या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। तो इस संकेतक में क्या होगा, ये संकेतक अपनी जगह से, ये पॉइंटर सुई जो है आगे घूम जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये इस धारा को कहा हमने आई, जो इस रास्ते से जा रही है। अब देखो स्थितियां क्या हुई, इस संधि पर जो धारा मिली हमें वो I1 पहुंच रही थी, लेकिन अब इससे बाहर क्या निकल रही, IG, और इससे बाहर क्या निकल रही है, I3। तो इसका मतलब है, हम क्या जानते हैं, संधि पे पहुंचने वाली धारा क्या है, I1, संधि से जाने वाली धारा क्या है, IG प्लस I3 है, क्योंकि I3 इधर जा रही है और IG इधर जा रही है। तो I3 अगर हमें निकालना हो तो क्या मिलेगा, I1 माइनस IG। तो अगर इस रास्ते की धारा को हम बात कहें तो क्या मिलेगी, I3 बराबर I1 माइनस IG। अब यहां से हम चले, यहां से धारा क्या पहुंच रही, I2, यहां से धारा क्या पहुंच रही, IG। ये धाराएं कहाँ मिल रही, इस पर, और आगे कहाँ निकल रही, यहाँ पर। तो दोनों जुड़ के और एक तीसरी बन जाएगी। तो I4 बराबर क्या मिलेगा, I2 और प्लस IG। तो यहाँ I4 बराबर लिख दिया हमने I2 प्लस IG यहाँ से, और यहाँ से आ रही I1 माइनस IG। अगर हम ये देखें इस संधि पर कितनी धाराएं पहुंच रही, I3 और I4। अब I3 का मान क्या है, I1 माइनस IG, I4 का मान क्या है, I2 प्लस IG। जबकि दोनों धाराएं क्या हो रही है, प्लस हो रही है, दोनों जुड़ रही हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो IG घट जाएगा, तो क्या मिलेगा, I1 प्लस I2। तो इस संधि से प्रवेश कर रही थी I1 प्लस I2, बाहर निकल रही I1 प्लस I2। तो ये तो हो गई धाराओं की स्थितियां। अब हम देखें कि संतुलन की स्थिति किसे कहते हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह की जो शर्त है, वो पहली शर्त है कि परिपथ का बंद होना जरूरी है, और दूसरी शर्त है कि दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर होना जरूरी है। तीसरी शर्त है धारा हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो हमारे पास इस रास्ते में धारा मापी में से धारा बह रही है, तो धारा मापी का संकेतक आगे की तरफ रुका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये जो PQ और R, ये जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों में कोई एक प्रतिरोध हम ऐसा लेते हैं जिसके मान को हम बार बार बदल सकते हैं, वो प्रतिरोध है R, जो हम कहते हैं जैसे ज्ञात प्रतिरोध। तो इसके मान को हम बार बार बदलेंगे तो इसमें से बहने वाली धारा के मान में अंतर आएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं, V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R, ओम के नियम से। जब हम प्रतिरोध को बदलेंगे तो धारा का मान बदलेगा, क्योंकि बैटरी का विभव नहीं बदलेगा, क्योंकि V तो वही है, उसके कारण यहाँ परिवर्तन आएगा धारा का, तो I इंटू R बदलेगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें से बहने वाली धारा बदलेगी, ये धारा बदलेगी तो निश्चित रूप से ये वाली धारा भी बदलेगी, क्योंकि ये वाली धारा तो इस सेल की वजह से आ रही है। जब इसमें से बहने वाली धारा, तो IG का मान बदलेगा, IG बदलेगा, I3 बदलेगा। IG का मान धीरे धीरे इस तरह से परिवर्तित होता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि इस धारा मापी में जो इधर की तरफ पॉइंटर जा रहा था, वो पॉइंटर ऐसे घुमाता धीरे धीरे वापस जीरो की स्थिति में आ गया। अगर ये पॉइंटर जीरो की स्थिति पे आ गया, इसका मतलब है कि इस रास्ते से धारा का प्रवाह जीरो हो गया है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें से धारा बहेगी तो संकेतक अपनी जगह से आगे बढ़ेगा, अगर धारा नहीं बहेगी तो संकेतक अपनी स्थिति में रहेगा। तो एक स्थिति पे जाके संकेतक की स्थिति क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि इस रास्ते से धारा का प्रवाह क्या हो गया, बंद हो गया। जब धारा मापी में से बहने वाली धारा का मान शून्य होता है, यानी IG का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो उस स्थिति को हम सेतु की संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, सेतु की संतुलन की स्थिति। अब देखो, जब धारा मापी का मान जीरो हो गया तो इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्यों, अगर विभव में अंतर होता तो इस रास्ते पे धारा प्रवाहित होती, लेकिन विभव में अंतर नहीं है, विभव समान है, इसलिए इस रास्ते से कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब बिंदु B और बिंदु D का जो विभव है वो एक समान होगा। इतना क्लियर हो गया। तो हमने क्या लिखा, VB बराबर DD,
V बराबर VD, क्यों? क्योंकि IG का मान क्या है? 0 है। दोनों के बिंदुओं के विभव कैसे हैं? समान है। ये B बिंदु का विभव है, ये D बिंदु का। अब इसमें से हमने क्या किया? दोनों पक्षों में VA घटा दिया। क्या किया? यानी ये VB बराबर VD है, ठीक है। तो हमने क्या किया? VA में से घटा दिया से VA माइनस, और इसको भी VA माइनस। दोनों पक्षों में कर सकते हैं ऐसा। ऐसा करने से क्या हुआ? A और B के बीच का विभवांतर निकल गया। ये बिंदु A और ये बिंदु B, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे निकालते हो? उस रास्ते से जाने वाली धारा और उस प्रतिरोध का गुणनफल, यानी I1 इंटू P। तो VA माइनस VB क्या मिला? I1 इंटू P। इसका मान मिला हमें I1P। VA माइनस VD क्या मिला? इसमें से जाने वाली धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल I2 इंटू आर। तो I2 इंटू आर आ गया VA माइनस VD। इसे कहा हमने समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जिस तरह से A और B इनके VA माइनस VB और VA माइनस VD है, इसी तरह से निकलेगा VB माइनस VC और VD माइनस VC। तो ये VB माइनस VC और VD माइनस VC इसी प्रकार आ जाएगा। तो V और C के बीच, तो B और C के बीच धारा क्या है? I3, और प्रतिरोध क्या है? Q। तो I3 इंटू Q आ जाएगा इसका मान, और इसका क्या है? I4, और इसका मान S। तो I4 इंटू S। चूंकि I3 का मान किसके बराबर है? I1 माइनस IG के, जो कि हम बीच में बताया था आपको, इंटू Q। I4 का मान I2 प्लस IG इंटू S। चूंकि संतुलन की स्थिति है, धारामापी में से बहने वाली धारा का मान 0 है, तो हम यहाँ IG का मान क्या रखेंगे? 0। तो I1 माइनस 0 इंटू Q बराबर I2 प्लस IG का मान 0 इंटू S। I1 इंटू Q बराबर I2 S। ये चौथा समीकरण। अब हम समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 4 का भाग दे देंगे, यानी I1 अपॉन P में भाग देंगे I1 अपॉन Q का। तो यह I1 अपॉन P अपॉन I1 अपॉन Q बराबर I2 इंटू R अपॉन I2 इंटू S। तो I1 से I1, I2 से I2 कट जाएगा। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो ये P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आ गया। S का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको आगे करेंगे। तो S बराबर Q अपॉन P इंटू R, और ये कहलाती है सेतु के संतुलन की स्थिति। और इस संतुलन की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं? P अपॉन Q क्या है? दो संलग्न भुजाएं, दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये कहलाती है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था या संतुलन की स्थिति।